हेलो गाइस, इट्स आर्या एंड वेलकम टू अगेन माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक थाई हॉरर ड्रामा फिल्म द मीट के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म को रिटर्न और डायरेक्ट किया है ली थाम खोम ने और इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10 और 76% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है, जो लास्ट ईयर ही 2020 में रिलीज हुई थी। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के इस फिल्म की शुरुआत करते हैं। तो फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक टीनेजर लड़की को एक साइकाइट्रिस्ट के पास खुद का ट्रीटमेंट करवाते देखते हैं। वो बहुत ही पैनिक्ड हो रही थी। वो बार बार ये कह रही थी कि वो हर जगह उसके साथ रहता है, वो हर वक्त उसे ही देखता है, बट वो कौन? इसे जानने के लिए हमें कुछ वक्त पीछे जाना पड़ेगा। हम देखते हैं कि उस लड़की का नाम फोन है, जो एक बंगले में मेड स्टाफ का काम करती है। मगर फोन को उस घर में स्केयरनेस फील होता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। इनफैक्ट एक रात तो फोन को एक काला साया भी दिखता है और वो साया फोन पर अटैक भी करता है। इतना सब होने के बाद फोन ओवर हैरेस हो जाती है और अगले ही दिन अपने इस जॉब से लीव ले लेती है। एट द प्रेजेंट हम देखते हैं उस बंगले की ओनर की ट्रॉफी वाइफ और इस स्टोरी की सेकंड फीमेल लीड उमा, जो अपनी डॉटर नीड के लिए अपने ड्राइवर से एक न्यू मेड हायर करने को कहती है। उसी रात हम देखते हैं कि नीड की आंख किसी के प्रेजेंस के साथ खुलती है। तो कॉरिडोर में एक औरत का काला साया दिखता है। सुबह होने पर हम व्यूअर्स जान पाते हैं कि नीड को हेरिडिटेरी ब्रेन डिसऑर्डर है। दोस्तों, हेरिडिटेरी ब्रेन डिसऑर्डर में इंसान नॉर्मल नहीं रहता है। तब वो फॉरगेटफुलनेस, कंफ्यूजन एंड हेलुसिनेट होने लगता है। तब इंसान को अपने आसपास इनविजिबल थिंग्स भी रियलिस्टिक लगने लगता है। इसे इमेजिनरी कहना भी गलत नहीं होगा। तो क्या कल रात जो नीट ने देखा वो उसका इमेजिन था? ये तो हमें स्टोरी के आगे बढ़ने पर ही पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि घर में एक न्यू स्टाफ की एंट्री होती है, जिसका नाम जॉय है और ये इस स्टोरी की मेन फीमेल लीड है। जॉय को मेन डोर पर मिसेस वॉन मिलती है, जो उस घर की हेड ऑफ स्टाफ है। मिसेस वॉन जॉय को समझाती है कि वो अपना काम ठीक से करे और वो इस घर में सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखे। जॉय को रहने के लिए एक केबिन दिया जाता है। जब वो अपना स्टाफ यूनिफॉर्म चेक करती है तो उसे सीलिंग पर कोई दिखता है, मगर ऊपर जाने पर वहाँ कोई नहीं मिलता। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखता है कि इस घर में आने से पहले जॉय को एक फॉरेजन के यहाँ मेड जॉब का ही ऑफर आया था, मगर वहाँ उसे वो फॉरेजन गलत इंटेंशन से ट्रीट करता है। इन द प्रेजेंट जॉय जब उमा से मिलती है तब उमा जॉय से काफ़ी स्ट्रिक्टली पेश आती है, बट फिर भी जॉय खुद को गुडली रिप्रेजेंट कराती है। जब रात में जॉय नीट को बात दे रही होती है तब उसे वॉल मिरर पर एक लेडी का साया दिखता है और दोस्तों, हम ये बात नोटिस करते हैं कि नीट भी उस सोल को देख पा रही थी। रात में जब जॉय उस घर को सरवाइव कर रही थी तभी उसे लाइब्रेरी से कुछ फोटोग्राफ्स मिलती हैं। जॉय इन फोटोग्राफ्स को देख ही रही होती है कि तभी उस लेडी की स्पिरिट जॉय को हॉन्ट करने लगती है। वो जैसे तैसे करके वहां से भागती है। वो इतना डर जाती है कि वो डायरेक्टली उमा के पास जाती है। इन फोटोग्राफ्स के बारे में पूछने पर उमा सिर्फ उसे इतना बताती है कि ये इस घर की पुरानी मेड थी। तभी उमा के थ्रू हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं और हमें पता चलता है कि इस मेड का नाम प्लॉय है, जो उस घर में उमा के मोस्ट क्लोज थी। क्योंकि उमा के पास तो सब कुछ था, पैसा था, प्रॉपर्टी थी, स्टेटस था, मगर इन सभी चीजों से किसी इंसान की कमी तो पूरी नहीं हो जाती। ठीक यही सिचुएशन उमा के साथ भी थी। उमा को लगता था कि उस घर में कोई उसकी परवाह ही नहीं करता, कोई उससे प्यार ही नहीं करता। उसे ऐसा लगता था इतना सब होने के बावजूद भी वो बिल्कुल अकेली है, एकदम अलोन। उसे सिर्फ प्लॉय ही समझाती थी। उससे सभी प्यार करते हैं, इनफैक्ट वो खुद उससे प्यार करती है। इन सभी बातों को सुनकर उमा को लगता था कि इस घर में सिर्फ प्लॉय ही है जो उसकी फीलिंग को समझ सकती है, उसे कंडक्ट कर पा रही थी। एंड इसी वजह से उमा और प्लॉय के बीच फिजिकल रिलेशनशिप बन जाता है। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और देखते हैं कि उमा नीड को उसके ड्राइंग्स के बारे में उसे डांट रही होती है। जॉय के पूछने पर नीड कहती है कि वह मीट का ड्रॉ है। ऑफ कोर्स जॉय शॉक्ड हो जाती है। जॉय को उमा के ड्रेसिंग टेबल से कुछ लेटर्स मिलता है और जॉय उसे पढ़कर खुद भी शॉक्ड हो जाती है। लेकिन उस लेटर में क्या लिखा रहता है वो तो हम नहीं देख पाते हैं। वो उन लेटर्स को लेकर जा ही रही होती है कि तभी उसे उमा का हस्बैंड नीड्स दिखता है, जो किसी से माफी मांग रहा था, मगर किससे? वहां तो कोई नहीं था। जॉय को वहां कोई नहीं दिखता। सडनली हम नीड्स के थ्रू दोबारा एक फ्लैशबैक देखते हैं और यहाँ इस स्टोरी का फर्स्ट प्लॉट रिवील होता है। हम जान पाते हैं कि प्लॉय का रिलेशन उमा के साथ साथ उसके पति नीड्स के साथ भी था और हम उन्हें भी इंटीमेट होते देखते हैं। दरअसल उमा और नीड्स का रिलेशन पब्लिकली क्लैरिफाइड तो था, मगर रियलिटी में कुछ खास नहीं था। मतलब नीड्स की हालत भी उमा की तरह ही थी। वो एक दूसरे से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे और शायद ये बात प्लॉय को पता था, जिसका अटेंशन वो ले रही थी। इन द प्रेजेंट जब जॉय नीड से उस मेट के बारे में डीपली पूछती है तो मीट भी उसका नाम प्लॉय बताती है। तब वह काला साया जॉय के सामने आती है, उसे अगेन एक फ्लैशबैक में ले जाती है। एज व्यूअर हम देख पाते हैं कि नीड्स के फिजिकल रिलेशनशिप की वजह से प्लॉय प्रेग्नेंट हो जाती है। नीड्स तो उसे खुशी से एक्सेप्ट कर लेता है,
पर नीरज जब ये बात उमा को बताता है तब उमा उसे इनडायरेक्टली मैनिपुलेट करने लगती है। मगर नीरज को भी तो सिक्योर और परफेक्ट फैमिली चाहिए था, मगर उमा को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो केवल अपने स्टेटस अटेंशन को मेंटेन करना चाहती थी। एंड फाइनली प्लॉय उस बेबी को बर्थ देती है, जिसे देखकर जॉय को थोड़ा नॉर्मल फील होता है। इस सिक्योर फिगर को देखकर जॉय खुद को प्लॉय से कंडक्ट कर पा रही थी इमोशनली। तभी प्लॉय बाथरूम में जाती है अपने बेबी के बाथटब को रेडी करने के लिए। तभी उसे अपने बच्चे की रोने की आवाज आती है, जिससे कैरी करने के लिए वो बाहर जाती है, मगर उसका पाँव सोप लेदर पर पड़ता है और वह डिसबैलेंस हो जाती है, जिस वजह से उसका सर ट्यूब से टकराता है। प्लॉय के सर से बहुत ज़्यादा ब्लडिंग होने लगती है। वो हेल्प के लिए तड़पने लगती है। एंड एट द प्रेजेंट गाइस, यहाँ इस स्टोरी का फाइनल क्लाइमेक्स रिवील होता है। हम अगेन एक फ्लैशबैक के थ्रू देख पाते हैं कि जॉय जिस प्लॉय को देख पा रही थी वो और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन है। हम देखते हैं कि उन दोनों में ही बचपन से बहुत प्यार था, मगर प्लॉय को उस घर में मेड का जॉब मिल जाता है और जॉय को छोड़कर उस घर में जाना पड़ता है जहां उसे तड़पना ही पड़ता है। सिमिलरली वह दर्द में तड़प रही होती है। वहां उमा तो आती है, मगर उसकी मदद करने के लिए नहीं, उल्टा उसे दर्द में तड़पने के लिए छोड़ देती है। उसे बाथरूम में लॉक कर देती है। उमा प्लॉय की मदद करती भी कैसे? प्लॉय ने जो उमा को चीट किया था, जो कि उमा को बिल्कुल पसंद नहीं था। उस घर में जिस बच्चे की वजह से उसे इस इंटरनल ऑफ द हाउस में अटेंशन पाने का मौका मिल सके, वो मौका अपने सो कॉल्ड को वाइफ को कैसे दे दे? दरअसल उमा को तो नीरज और प्लॉय के रिलेशनशिप के बारे में पहले ही पता था, क्योंकि उस रात उमा ने इन दोनों को इंटीमेट होते जो देखा था। इन द विजन, प्लॉय के मौत के बाद उस घर के बाकी मेट्स मिलकर उसकी बॉडी को दफनाने लगते हैं, मगर हम देखते हैं कि प्लॉय तो जिंदा है। उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। उसका इस प्लास्टिक में दम घुट रहा था। वो निकलने की बहुत कोशिशें कर रही थी। इनफैक्ट दफनाते वक्त नीरज की नज़र भी प्लॉय पर पड़ती है, मगर वो भी उसे नज़रअंदाज ही कर देता है। शायद उसे जिस परिवार की ज़रूरत थी, प्लॉय के बच्चे के आ जाने से वो कमी पूरी हो गई थी, जिसके बाद उसे प्लॉय की ही कमी महसूस नहीं होती। मीन्स नाउ ही मेक्स अ न्यू एंड परफेक्ट फैमिली। इतना सब देखने पर ऑफ कोर्स जॉय फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। शायद इसीलिए प्लॉय की स्पिरिट जॉय के आसपास घूमती थी, उसके साथ कम्युनिकेट करना चाहती थी, जो आखिरकार वो कर ही लेती है। एट द प्रेजेंट हम देखते हैं कि उस बंगले में उस माँ के बर्थडे पार्टी की तैयारियां हो रही होती है। एट द सेम टाइम हम जॉय को एक थेरेपिस्ट के पास बात करते देखते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये वही थेरेपिस्ट होती है जो शुरू में फ़ोन को थेरेपी रिकमेंड कर रही होती है। एंड इन दोनों की कन्वर्सेशन से हमें इस स्टोरी का सीक्रेट रिवील होते देखते हैं, जिससे हमें व्यूअर्स को ये पता चलता है कि प्लॉय के जाने के बाद जॉय की मेंटल कंडीशन अनस्टेबल हो गई थी और वो पिछले 2 सालों से थेरेपी ले रही थी। थेरेपिस्ट के पूछने पर जॉय उसे पिछले 2 सालों का ब्यौरा देती है और अपने नए घर की मेड शिफ्टिंग की वजह फॉरेनर्स की कंट्री चले जाने को बताती है। मगर यहाँ रियलिटी कुछ और ही थी। दरअसल उस दिन फॉरेन के सेड्यूस करने पर जॉय उसे चाकू से बार बार स्टैब करके मार देती है। इतना ही नहीं, वो फॉरेन की इनोसेंट वाइफ को, जिसने सिर्फ अपने पति को मरते हुए देखा था, जॉय उसे भी ब्रूटली मार देती है। मतलब जॉय की मेंटल कंडीशन बहुत खराब थी। वो अभी तक नॉर्मल नहीं हो पाई थी। अभी वो एक साइको बन चुकी थी और उसका इस घर में आने का भी मेन अटेंशन यही था कि वह अपनी बहन को ढूंढ सके। और उसे अपनी बहन मिलती भी है, मगर इस हालत में उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। हाँ, उस घर में उसकी बहन तो नहीं, मगर उसकी आखिरी निशानी नीड जरूर मिलती है। हाँ दोस्तों, प्लॉय के जाने के बाद उमा और नीरज ने अडॉप्ट किया था नीड को। एंड यहाँ से इस स्टोरी का मेन प्लॉट स्टार्ट होता है, जहाँ एक और सभी नाइट डेकोरेट में लगे हुए थे, वहीं जॉय भी अपने आखिरी मकसद को अंजाम देने के लिए रेडी हो रही थी। प्लास्टिक, हार्मफुल लिक्विड, किलिंग इंजेक्शन और बहुत कुछ के साथ। पार्टी के शुरू होते ही जॉय सबसे पहले उस घर के ड्राइवर चाय को कार में प्लास्टिक से प्रेस्ड करके मार देती है। जब मिसेस वॉन जॉय को चाय के पास खोजने जाती है, तब जॉय मिसेस वॉन पर बैक अटैक करके उसे किलिंग इंजेक्शन इंजेक्ट करके उसी कार में छोड़ देती है, जिससे थोड़ी ही देर में मिसेस वॉन की भी उसी कार में मौत हो जाती है। फिर वो पार्टी में जाकर सबको अपने हाथों से वाइन सर्व करने लगती है, जिससे उमा और नीरज को उस पर डाउट ना हो। मौका मिलते ही वो किचन में जाती है और उस आखिरी कुक स्टाफ को मार देती है। वहीं दूसरी ओर नीरज को कोई इंपॉर्टेंट काम याद आता है, जिसे करने के लिए वो ऊपर जाता है। वहीं उमा को भी उस पार्टी में अनरेस्ट फील होता है, जिस वजह से वो भी अपने कमरे में आती है गैप लेने के लिए। और नीचे जॉय का खूनी खेल स्टार्ट होता है। हम देखते हैं सभी गेस्ट को ब्लड वोमिटिंग होने लगती है, क्योंकि जॉय ने सभी के ड्रिंक में पॉइजन जो मिला दिया था, जिससे सारे गेस्ट
सेंसलेस होने लगते हैं। जहाँ मौका मिलते ही जॉय सभी गेस्ट को ब्रूटली डैगर से स्टैब करने लगती है। वो पागलों की तरह बार बार स्टैब किए जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसका ब्रेन उसके कंट्रोल में ही ना हो। जॉय के मैडनेस की ये आखिरी लिमिट थी जो हम देख पा रहे थे। सारे गेस्ट का काम तमाम करने के बाद जॉय उमा के पास जाती है उसे भी मारने, मगर तब तक उमा को ये बात पता चल चुकी थी कि जॉय प्लॉय की ही बहन है। वो उसे वो लेटर्स भी देती है जो प्लॉय ने लिखा था, मगर इन सब बातों का अब जॉय पर कोई असर नहीं होने वाला था। थोड़ी ही देर में उमा को भी पॉइजन ड्रिंक की वजह से पेन होना स्टार्ट हो जाता है। उमा समझ जाती है कि जॉय उसे मारने ही आई है, तो वो जॉय पर हमला कर देती है सेल्फ सिक्योरिटी के लिए। उमा जॉय का गला घोंटने ही वाली होती है कि तभी प्लॉय की स्पिरिट उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है। सिचुएशन देखते ही जॉय उमा पर डाइगर से वार करती है और बार बार स्टैप करती है, जिससे वही उमा की भी मौत तरफ तरफ कर हो जाती है। अब जॉय के इस खूनी खेल में प्यादे और रानी तो मर चुकी थी, अब बारी थी राजा की, मतलब नीच की। वो भी ओवर ड्रिंकिंग की वजह से अनस्टेबल हो गया था, जिस कारण उसे प्लॉय दिखती है। वो उसका पीछा करते करते अपने घर के एंट्रेंस में पहुंच जाता है, जहां उसे प्लॉय आके बीच से आती दिखती है, मगर वो प्लॉय नहीं जॉय थी, जो उसे भी कंटिन्यूसली डैगर से थ्रोट में ब्रूटली मारती है, जिससे वहीं उसकी भी मौत हो जाती है तरफ तरफ कर प्लॉय की ही तरह। फाइनली जॉय के थ्रू प्लॉय का रिवेंज एंड हो चुका था, जिससे प्लॉय की स्पिरिट को शांति मिल चुकी थी। इधर जॉय भी अपनी नीस को लेकर बंगले से रोते हुए निकल जाती है, जिससे हमें एंड में स्टोरी के ये पता चलता है कि प्लॉय को उस घर में कितना पेन मिला था। ना तो वो अपनी लाइफ को नॉर्मल लीव कर पाई थी और ना ही उसके बच्ची को उसका प्यार मिला, जिसकी वजह से मरने के बाद भी उसे शांति नहीं मिली, जिस कारण वह उन सभी से बदला लेने के लिए जल उठी। और प्लॉय के इस बदले को बल मिला जॉय से। अपनी बहन के बिछड़ने की वजह से उसका मेंटल सिचुएशन एबनॉर्मल तो था ही, मगर उसके बहन के साथ एबनॉर्मल प्रैक्टिकल को देखकर वो पूरी तरीके से साइको बन जाती है और उतर जाती है एक रिवेंज प्लॉट पर, जिससे जॉय, नीच और उमा समेत उन सभी स्टाफ को मरना पड़ता है, जैसे उसकी बहन प्लॉय को मिली थी मौत। सो दैट्स इट। स्टोरी की एंडिंग तो यही हो जाती है। दोस्तों मुझे ये फिल्म पर्सनली बहुत पसंद आई एंड ऑफ कोर्स इट्स डायरेक्टिंग एंड सिनेमेटोग्राफी इट्स वेरी वेल। ये फिल्म मैनी टाइम वॉचिंग के लिए भी और वन टाइम वॉचिंग के लिए भी परफेक्ट है। सो गिव मी नाउ परमिशन। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए स्टे विल टिल देन एंड